आपके सामने ये प्रश्न है कि एक छात्र कक्षा में, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन, है ना? हाँ हाँ, मुझे थोड़ा सा, हाँ चलिए मैं अब बता रहा हूँ। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों में या 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो कक्षा अध्यापक के रूप में आप उसे क्या कहेंगे या आप उसे कौन सी विधि लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह दे देंगे, कि आप उसकी असफलता के कारण का पता लगाएंगे, कि उसे आगे पढ़ने के लिए मना करेंगे। और सही जवाब आया है भाई, अप्लाइड टाइप के प्रश्न है और इजीली आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों से 25 क्वेश्चन का रखा था, हा? तो उसी के आगे मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ 26 से क्वेश्चन नंबर से, है ना, उसके आगे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए एक बार आप लोग। प्रश्न 27 क्या कहता है कि कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापन विषय में कमज़ोर हैं और उनकी शैक्षिक प्रगति में सुधार लाना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि कोई प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? प्रश्न 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी आपके अध्ययन के विषय के संबंध में, जहां पर एक कक्षा में लगातार, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है 27 ने, हाँ, तो जहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि शैक्षिक प्रगति में सुधार करने की बात हो रही है, तो क्या आप ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि उसकी जिम्मेदारी नहीं हो? पहला ऑप्शन था। ऑप्शन बी कह रहा है कि उनके अभिभावक को ट्यूशन करने को कहेंगे। ऑप्शन सी कहता है कि उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी जो है वो कहता है व्यक्तिगत, दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, हाँ व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत सहायता देकर उनका स्तर ऊंचा उठाना। क्या इसका सही जवाब होगा बताइए? ऑप्शन डी। अगर आप लोग के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो सही है। सभी को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना भाई सारे? बताइए। कंफर्म करिए। चलो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब आपने दिया है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 27 का? नहीं 27 का आप देखिए, व्यक्तिगत सहायता देकर, यही ना है ऑप्शन? हाँ तो, हाँ तो नहीं 27 का डी नहीं होगा। 27 का डी गलत जवाब है। इसका गलत जवाब है कि हाँ हाँ, उन्हें अधिक परिश्रम, व्यक्तिगत रूप से क्या आप उसे मदद करेंगे ना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए क्या करेंगे आप? प्रेरित करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, सही माना जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देखिए ध्यान से। प्रश्न 28 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि आपके प्रिय मित्र का लड़का गणित यानी मैथ की परीक्षा दे रहा था और जिसमें वह कुछ कमज़ोर है। निरीक्षक के रूप में आप क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर प्रश्नों को लंबा चौड़ा करने के लिए आपके प्रिय मित्र का शब्द जोड़ देना। लड़का जो है मैथ का परीक्षा दे रहा है, तो यहाँ से प्रश्न ये दिखे रिलेट करेगा कि लड़का किस चीज़ का परीक्षा दे रहा है? मैथ का। ये प्रश्न बनाएगा, इसका आंसर ढूंढने में यही काम करेगा। बाकी जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये कंफ्यूज करने वाले शब्द दिए गए हैं आप सबको, और जिससे वह कुछ कमज़ोर है, तो ऐसी गतिविधियों पर, अब वो बच्चा क्या है, कमज़ोर है, तो ऐसी गतिविधियों पर निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे कि आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए ये कह रहा है कि आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आप देखिए ज़रा, कह रहा है कि दूसरे छात्र से सहायता के लिए कहेंगे,
तीसरा कह रहा है कि साथी निरीक्षक से सहायता के लिए कहेंगे, और ऑप्शन डी कह रहा है कि नज़दीकी होने के नाते यथासंभव मदद करेंगे। बताइए जरा क्या सही होना चाहिए इसका। फिर 28 का प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न 28 का सही जवाब क्या होना चाहिए। और प्रश्न यही था कि एक आपके प्रिय मित्र का एक लड़का जो मैथ परीक्षा दे रहा है, जिससे वह कुछ कमज़ोर है, तो निरीक्षक के दौरान उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, मतलब उसकी कोई मदद नहीं करेंगे आप। ऑप्शन ए है। दूसरे छात्र से सहायता के लिए कहेंगे, साथी निरीक्षक से सहायता के लिए कहेंगे कि नज़दीकी होने के नाते यथासंभव मदद करेंगे। ऑप्शन डी तो नहीं होगा। क्लियर है ये बात। 28 में ऑप्शन नंबर डी आपको तो क्लियर हुआ कि नहीं? यह तो बिल्कुल नहीं होगा। और साथी निरीक्षक के सहायता के लिए कहेंगे आप। क्या आप में वो गुण नहीं है कि आप उस बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, कि निरीक्षक के लिए आप उसे काउंसलिंग करने के लिए भेज देंगे? भाई यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी। दूसरे छात्र से सहायता के लिए कहेंगे, भाई ये तो गलत है। उस बच्चे से सहायता लेने के लिए क्या कहेंगे आप? प्रश्न ये था कि गणित की परीक्षा दे रहा है वो, तो क्या कहोगे कि भाई जाओ उस बच्चे से कॉपी कर लो आप? बोलिए एक बार, गलत है कि नहीं भाई? बोलिए। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा लड़का दे रहा है मैथ का, तो जिसमें वह कुछ कमज़ोर है, तो निरीक्षक के रूप में आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आपके विचार से मुक बधिर, आप समझ गए होंगे, हियरिंग इंपेयरमेंट से क्वेश्चन आए हैं। मुक बधिर को शिक्षित किया जाता है। अब देखिए सुमंत सर, आप हियरिंग इंपेयरमेंट से है ना? कोई शायद है इसमें हियरिंग इंपेयरमेंट से? अच्छा, विजुअल से आप हैं। हाँ, वो संतोषी सर हैं शायद, आई थिंक। तो देखिए, जब आपके विचार से मुक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए, तो क्या एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, कि व्यर्थ में धन की बर्बादी है? मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ, वो है नहीं, चले गए। चलिए जरा बताइए, व्यर्थ में धन की बर्बादी है ये, और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, प्रजातंत्र के स्वास्थ्य निशानी है। तो देखिए, विचार से मुकबधिर को अगर आप शिक्षित करेंगे, तो एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं उन्हें, ओके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, प्रजातंत्र की स्वास्थ्य निशानी है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ गुलाम मिर्जा जी को, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब होगा, ठीक है भाई, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कि आपके विचार से मुकबधिर बच्चों के लिए जो शिक्षित किया जाना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के निशानी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। हाँ, गुलाम मिर्जा जी एक बार म्यूट हो जाइए, आप म्यूट नहीं हैं। ठीक है, तो कक्षा में मंद बुद्धि से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप क्या करेंगे? बताइए जरा। अच्छा प्रश्न है, और इसको करके बताइए जरा जल्दी मुझे, क्या इसका सही जवाब लग रहा है आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। देखो, एक तो मंद बुद्धि वाला बच्चा है, यानी मंद गति से सीखने वाला बच्चा है, आप ऐसे भी कह सकते हो, या तो आप इसे रखिए स्लो लर्नर, है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो। ओके भाई, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, उसे परिश्रम तो देंगे नहीं भाई, और उसे अभिभावक के लिए उसे कहेंगे धीमी प्रगति से परिचित करवाएं उसे, ये भी कोई टीचिंग मेथड्स है ये। अच्छा, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दे देंगे कि पढ़ाई छोड़ दो। किसी विशेषज्ञ के संपर्क की राय लेने के लिए आप लोग कहेंगे। यहाँ पे गुलाम मिर्जा सर का सही जवाब आया भाई, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड गुलाम मिर्जा जी,
सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिए 31 कह रहा है कि आपकी दृष्टि से छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास कैसे होता है, जरा बताइए आप लोग कैसे होता है इनका मानसिक विकास। चलिए मैं बताता हूँ, अधिकतम विकास के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ऑप्शन सी और डी दोनों आ रहे हैं। अच्छा, ओके, चलिए देख लेते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं इसे कि छात्रों को अगर आपको अधिकतम मानसिक विकास की बात करनी है तो शारीरिक परिश्रम तो बल नहीं देंगे आप, ये तो योगा वगैरह में क्या तो काम आता है वहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किसका है, मानसिक विकास की है। और यह एक छात्रों के दृष्टिकोण से, अब देखो भूमिका तो शारीरिक व्यायाम अगर किया जाए तो उससे भी इंसान क्या हो सकता है, स्वस्थ तो हो सकता है, लेकिन अभी और ऑप्शन की हम देखते हैं बात। सांस्कृतिक गतिविधियां भी एक प्रकार से यहाँ पे उचित ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसको भी आप एलिमेंट करिए। अच्छे साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, तो क्या आप उसे विभिन्न प्रकार की पुस्तकों है, जो प्रकाशन है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, उसके बारे में कहेंगे कि इसको पढ़ो और आपका मानसिक विकास हो जाएगा, इस तरीके की गतिविधि अपनाएंगे, तो यह उचित नहीं होगा गुलाम सर। मानसिक कार्यों के उचित वातावरण अगर आप देंगे ना, उचित वातावरण अगर आप देंगे तो यह सही जवाब हो जाएगा। जिससे एक क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम में किया था, तो किसी ने कहा था कि खेल का माध्यम भी एक प्रकार से हो सकता है एजुकेशन को लेकर, तो सही जवाब उन्होंने दिया था। लेकिन वहाँ पर उसके विकास की बात मैंने आप सबसे ये भी बोला था कि मनोसामाजिक विकास के जो पक्ष रखे जाएंगे उसकी चर्चा होगी, तो मनोसामाजिक विकास की देखो चर्चा कहाँ पे हो रही है, वातावरण में हो रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने ये है कि शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए, मतलब देखिए एक शिक्षक है और उस टीचर को एक प्रभावी शिक्षण बनाना है, तो ऐसी कंडीशन पर अगर आप उसे प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों को इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, तो यह कथन से आप क्या कह सकते हैं, आप इससे किस बात से या किससे सहमत हैं। तो क्या बिल्कुल यह कथन नहीं सही है, क्या यह आंशिक रूप से सही है, क्या यह सामान्य रूप से सही है। ऑप्शन नंबर सी सामान्य आप ले सकते हैं, यहाँ पर सामान्य रूप से सही है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रूप से सही है। बताइए जरा किस रूप में सही है ये। ऑप्शन डी। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का आ रहा है भाई डी कि पूर्ण रूप से सही होगा। चलिए मैं आपसे एक चीज करता हूं, यहां पर आप लोगों को मैंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया है, तो व्यक्तिक विभिन्नता जानते हैं आप लोग क्या होता है, जरा मुझे बताइए एक बार। व्यक्तिक विभिन्नता बताइए क्या होता है भाई। यूनिक है, व्यक्तिक विभिन्नता यूनिक है, यानी जहां पर आप ये देखते हैं कि मानसिक सामूहिक विशेषताओं को, जैसे मानसिक की विशेषताएं ले लीजिए, शारीरिक विशेषताएं ले लीजिए, इसके संदर्भ में जब आप समूह के सदस्यों के रूप में विभिन्नताओं के बारे में चर्चा करते हैं या अंतर की बात करते हैं या भेद की बात करते हैं, तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। वह क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली शारीरिक रूप से भी होता है, जिसमें आप रंग, रूप, आयु इत्यादि चीज़ों के माध्यम से देखते हैं। बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, मैंने ये आप लोगों से व्यक्तिगत विभिन्नता में बता चुका हूँ। नैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि चीज़ों में आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छे से, है क्लियर है ना यहाँ तक, बताइए जरा एक बार। तो अब मैं बात करता हूं आप लोगों को, देखो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो छात्रों को आप देखो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता तो भाई शारीरिक भी होता है, नैतिक भी होता है। आप सोचिए मेरी बात को जरा एक बार अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। धार्मिक विभिन्नता बताया हूँ आप लोगों को प्रजाति पर बताया हूँ, प्रजाति जैसे गोरे काले चीज़ों के बारे में बताया हूँ, ये प्रजाति को रिलेट करवाया था। मैंने सांस्कृतिक विभिन्नता बताई थी भाई, जैसे कुछ देशों में लोग प्रेम विवाह को सर्वोत्तम मानते हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पर प्रेम विवाह को नहीं मानते हैं सर्वोत्तम।
तो मेरी बात को समझिए, ये एक प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को रिलेट करा रहा हूँ और नैतिक विभिन्नताओं को रिलेट करा रहा हूँ। नैतिक में आप जानते हैं भाई कुछ अच्छाई होती कुछ बुराई होती, लेकिन यहाँ प्रश्न है प्रभावी शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात को समझिए मेरी, प्रभावी शिक्षण की पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अगर मैं आपसे यहाँ पे कह देता कि सामाजिक विभिन्नताओं के समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एक शिक्षक को प्रभाव के रूप में अगर समाज के स्तर पे लोगों को, छात्र की जगह मैं लोगों बोल देता, लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान में रखना चाहिए, तो भी वो आंशिक रूप ही कहलाता। सब लोग मेरी बात को ध्यान को सुनिए, वो क्या कहलाता? आंशिक रूप कहलाता। आंशिक रूप मैं आपको बता दिया, रीजन यही है कि शिक्षण का सिर्फ पार्ट दे दिया है, शिक्षण का पार्ट दे दिया है। तो शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना चाहिए। ये सॉरी यहां पर बिल्कुल नहीं, सामान्य, आंशिक, पूर्ण, यह कथन से आप क्या सहमत होंगे? नहीं, बिल्कुल सही, गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? देखिए, आपको ये बात तो ध्यान रखना ही चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार। मैंने आपसे कहा, हाँ अभी मेरी एक, ठीक है एक मिनट, ठीक है एक मिनट मेरी बात सुनिए। होल्ड रहिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जो बोलूँगा उसको समझना आप लोग। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा कि अगर व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर आपको देखना पड़ेगा तो उस व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहले हम समझते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू में, विशेषताओं को। जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषता के बारे में समझेंगे तो हमारे दिमाग में ये एक चीज़ आएगी कि भाई एक तो शारीरिक विभिन्नता देखने को मिलती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत ध्यान से। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, अच्छा व्यक्तिगत शारीरिक विभिन्नता तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बालक बालिकाओं में जो चेंजेस, स्त्री पुरुष में, वृद्ध में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आयु, लिंग, वजन, रंग, किसी भी विशेष अंग की अगर बात करो, उभार या उसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो शारीरिक रूप से विभिन्नता, तो यानी एक प्रकार से अलग कर दिया। बात को समझिए, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। दूसरी बौद्धिक विभिन्नता, ये विशेषताएं सारी है। बौद्धिक में क्या है भाई, हर एक व्यक्ति अलग है, तो इसलिए उसकी बुद्धि भी अलग होगी। कोई बच्चा हो सकता है भाई, कोई मंद बुद्धि का हो सकता है, कोई सामान्य बुद्धि का हो सकता है, कोई बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो वह अति प्रखर हो सकता है। अति प्रखर का मतलब प्रभावशाली, क्रिएटिव वाला चाइल्ड हो सकता है ना, इस तरीके से। तो ये बौद्धिक विशेषता वाले हो जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। सामाजिक विभिन्नता में क्या होता है भाई कि आपने देखा कि कुछ लोग तो अधिकतर क्या करते हैं कि भाई बड़े पॉपुलर होने के लिए वो एकाकी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि सभी के साथ उठना बैठना, चलना रहना, उनकी पसंद से कार्य करना। कुछ लोगों को ऐसी भी गतिविधि आती थी। सामाजिक विभिन्नताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सामाजिक विभिन्नताओं में जितना भी वर्ग है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, उन वर्गों में सामाजिकता की भावना उतनी अधिक मानी जाती है। यही कारण है वो सामाजिकता। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो समाज में रहना पसंद करते हैं, तो ये कारण है कि सामाजिकता का विशेषता भी रिप्रेजेंट कर देता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाला है, यह है। अगर मैं आपसे बात करूं एक और बात, नैतिक विभिन्नता, तो अभी मैंने ये सारी विभिन्नताएं बताई हैं उसकी विशेषताओं को लेकर। आपको ध्यान में प्रश्न अब पढ़िए, अब दोबारा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। मैं कह रहा हूं कि शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए मतलब यहां पर बात हो रही है एजुकेशन के लिए, और छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह कथन से आप कहां तक सहमत होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता में एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से? सही तो है भाई, पूर्ण रूप से सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ठीक है क्लियर है, सही। मुझे लग रहा था कि सत्य नहीं है ये, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नाइस, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया भाई सबको? मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला भाई, लेकिन आप देखो यहाँ पे विशेषताएं भी क्लियर हो गया ना। जब तक हम पूरी चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है ना प्रश्न करने में। जरा बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे भाई। चलो फिर मैं PDF, आप शायद आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा होगा।
ऑप्शन नंबर डी शायद आपको दिखाई, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ओके ओके, चलो फिर ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और प्रश्न ये है आपके सामने, कह रहा है कि छात्र अधिक होशियार नहीं है। छात्र जो है कला विषय छोड़कर विज्ञान विषय का अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने आता है, तो आपकी सलाह क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विज्ञान विषय छोड़कर कोई और विषय ले लेनी चाहिए। दूसरा, विज्ञान विषय लेने के लिए उसे ट्यूशन लेनी चाहिए। और तीसरा, साधारण छात्रों के लिए विज्ञान विषय उचित नहीं है, ये उसको सलाह देनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर आपको अगर डी कहूँ तो कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा ले लेनी चाहिए। बताइए कौन सा सही है, बोलिए। बोलिए भाई, यहां पर देखो, अगर आप अभी कह रहे थे शो हो रहा है, अच्छा है, ओके, मतलब कोई सही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। देखिए, छात्र अधिक होशियार, बात को समझिए। चलिए ठीक है, आपके विचार आए, मुझे मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। छात्र अधिक होशियार नहीं है, मतलब आप समझ गए कि भाई ज़्यादा जानकार वाला व्यक्ति नहीं है वो। और छात्र कला, अच्छा ये बताओ, एक नॉर्मल सोचना आप, ओके, देखिए एक बार गुलाम मिर्जा जी मेरी बात को समझिए। अपने आप को एक स्पेशल एजुकेटर रख लीजिए, और आप किसी का काउंसलिंग करने चल रहे हो और वहाँ पर देख रहे हो अपने आसपास पड़ोस के कोई एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा शरारती है, पढ़ने में उसका दिमाग नहीं लगता। अगर साइंस मैथ वगैरह दोगे तो वो नहीं, पढ़ने में वह रुचि नहीं रखता है, उसको अपने माइंड में रख लीजिए और फिर इस प्रश्न को करिए। तो छात्र अधिक होशियार नहीं है, छात्र कला विषय छोड़कर विज्ञान विषय का अध्ययन करने के लिए आपके पास सलाह लेने आता है। अब देखो, आपके पड़ोसी है एक व्यक्ति, शर्मा का लड़का है, और शर्मा का लड़का आपके पास आया और वह शरारती बहुत है, और उसके बावजूद भी अपने नाम हो सकता है उसका मानसिकता बनी हो कि भाई लोग मुझे जाने कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, हो सकता है ऐसा मानसिकता हो, मैं अपने से जोड़ के बोल रहा हूँ ये बातें, ठीक है, समझना। तो यहाँ पर अध्ययन करने को कोशिश करने के लिए वो सलाह लेने आपके पास आया, तो आप बताओ मैं आपको क्या करना है। आप उसे ये ना कहें कि विज्ञान विषय को छोड़कर कोई भी विषय ले लीजिए, जाओ भाई, ये एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका नहीं है। और मैं आप सबको एक चीज़ बताऊं, आप सभी लोग स्पेशल एजुकेटर हो, तो और स्पेशल एजुकेटर के नाते आप लोग किसी चीज़ों को नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे कभी भी, किसी चीज़ को लेकर, है ना। उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होगा उसमें गलत प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पर, है ना, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विज्ञान विषय लेने के लिए उसे ट्यूशन लेने, मतलब देखिए, अपना बोझ कम करने के लिए दूसरे के ऊपर डाल रहे हो आप, यानी आपको चीज़ आता नहीं है और आपने कह दिया कि भाई फलाने ट्यूशन पे चले जाइए, वहाँ से जाओ आप अध्ययन करो, और वहाँ से आप अच्छे से क्या कर सकते हो भाई, साइंस के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हो। आप इस तरीके को उनको सलाह देने लगे, नहीं, ये आपका भूमिका नहीं है। यहाँ प्रश्न है DSSB का PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए, आप किस तरीके से उस बच्चे के या उस बच्चे के जो पेरेंट्स जो आपके सामने बैठे हुए हैं सामने, उनको किस तरीके से सलाह दोगे। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि विज्ञान विषय लेने के लिए ट्यूशन ले, अच्छा ये तो हो गया। तीसरा ऑप्शन सी कहता है कि साधारण छात्रों के लिए विज्ञान विषय उचित नहीं है। आप उसे कहोगे कि आप साधारण बच्चे हो यार, आप विज्ञान मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, आपके लिए वो उचित नहीं है ना। आप उसे, सबसे सही जवाब यहाँ पर आया था गुलाम मिर्जा जी का, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर, व्यावसायिक शिक्षा को ले लेना, ठीक है। इससे बच्चा अनुभव भी वहाँ पे सीखता है, अनुभव के माध्यम, हाँ हाँ, स्पेशल एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा जो है इन्वॉल्व है। तो व्यवसाय शिक्षा 19वीं शताब्दी से ही आ गई है, ठीक है, 19वीं शताब्दी में लाई गई थी व्यावसायिक शिक्षा को, तो इस पे बल दिया गया है। चलिए आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 पर। और 34 क्या कह रहा है कि एक छात्र अपने पिता से गलत कर्मों के कारण, मतलब देखिए, छात्र है
अपने पिता के गलत कर्म, मतलब उसके कर्म सही हैं, उसके फादर के जो कर्म है भाई गलत हैं, और उसी के कारण जो उसकी क्लास में हीन भावना से ग्रसित कक्षा में आप उसको क्या कहने वाले हैं कि आप उससे उसके पिता के समाचार पूछते रहेंगे कि भाई बताइए आपके पिता अभी भी हीन भावना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं ठीक है, क्या इसी एक्टिविटीज़ करेंगे? या आपके लिए उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा। बोलिए सही बात है गलत, बताइए एक बार। सही जवाब है भाई, ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं बी का, उसे गलत कार्यों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। देखिए अभी हम पूरा देखो पैडागोजी क्या कहती है, अप्लाइड अगर क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, शिक्षा शास्त्र को रिलेट करती है। शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है शिक्षा को महत्व देना, तो शिक्षा को यहाँ पे महत्व दी जा रही है पैडागोजी में। संतोषी सर जी ने पूछा था, तो यहाँ पे समझ लीजिए अब एक बात, तो ये शिक्षा को महत्व देने की बात कर रहा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर की मानसिकता जानना चाहता है एक बच्चे के प्रति। तो DSSB वाले ने क्या किया, आपकी मानसिकता जानना चाहता है कि उस बच्चे का आप किस तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसलिए आपको बी पर ही करेक्ट नहीं कर देना है, और भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सामान्य छात्रों को उससे अलग करने के लिए कहेंगे। अच्छा देखो ये तो गलत लग रहा है भाई, आप ऐसा मत करिए कि उसके पिता तो भाई गलत कर्म कर रहे हैं भाई, बराबर वाला ड्रिंक कर रहे हैं, कहीं ड्रिंक करके पड़े हुए हैं, किसी को गाली गलौज या असामाजिक बिहेवियर अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सामान्य छात्रों से अलग रखने के लिए उसे सलाह दें कि आप ऐसे लोगों के साथ क्यों जाते हो जहाँ पे लोग आपके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा मत बोलिए उस बच्चे को, है ना, तो ये आपकी भूमिका नहीं होगी। उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि जा भाई तू झेल, तेरा पिता ने तुम पे किया है, सारा काम तुम्हारे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ऐसा काम। ऑप्शन नंबर बी बताइए सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए एक बार, बोलिए। हाँ भाई सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाँ बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि आपकी कक्षा, अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, आप क्लास में गए और आपकी क्लास का DSSB को सोचिए, यहाँ पर क्लास का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण, हकलान कारण छेपता है, क्या करता है भाई, छेपता है, तो आप ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे? एक वर्ड है छेपना, छेपता, देख रहे हैं आप, मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या आप देख रहे हैं? बोलिए छेपता, बोलते तो नहीं हो यार आप लोग। छेपता का मतलब बताइए जरा, अच्छा मुझे बताइए फिर। यहां पर छेपता एक शब्द देख रहे हैं, एक प्रकार से कहने का मतलब जो बार बार उस बच्चे पर क्या कर रहा है भाई, प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो एक प्रकार के रीजन से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे आप। दूसरा, आप यहाँ पर उसे स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे हकलाने पर टोकेंगे, उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे, क्या इसका? ओके भाई, ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट बोलने के लिए उसे क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे, पुरस्कार देंगे, प्रोत्साहन देंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, वह दिव्यांग बच्चों के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि दिव्यांगों को सामान्य व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए भाई, बताइए? क्योंकि उन्हें सहानुभूति का पात्र है, क्योंकि वो सहानुभूति उन्हें चाहिए इसलिए। अच्छा, दूसरा कि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित कर ले वो, कि उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है कि उनकी शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। बताइए भाई, यह प्रश्न अच्छा है कि दिव्यांगों को सामान्य शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षित करने के लिए क्या उसे आप सहानुभूति देंगे? बोलिए एक बार भाई, सही जवाब मुझे बताइए क्या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करने के लिए करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। यदि अपने छोटे भाई को पढ़ाते समय बार बार, अब मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या छोटा भाई, आप सोच लीजिए अपने माइंड में, और उसको पढ़ाते समय बार बार किसी प्रश्न को हल बताने पर उसकी समझ में नहीं आता। अच्छा, आप लोग ये भी कहते हैं, आपने अपने घर में छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा, अब सोचिए, और उस समय जब उसे समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे? उसे दंड दोगे कि उसे पुनः समझाने का प्रयास करोगे? उसे पढ़ाना बंद कर दोगे कि स्वयं पर उसे क्या करोगे? खींचेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं ना, खींचना है ना, खींचना। बोले एक आध बार बोल दिया करो आप लोग भाई। खींचना का मतलब ऐसे नहीं आप कहते यार बड़े बड़े खुन्नत आ रही है, बड़ी कल वो हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे अंदर, मतलब स्वयं पर एकदम क्रोध हो जाना। क्या स्वयं पर क्रोधित हो जाओगे? बताइए जरा, किलझ जाओगे? किलझना जो होगा, किलझना नहीं कहते आप लोग, किलझना तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि खिलझेंगे, 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 ठीक है, ये शुद्ध हिंदी उसकी। आप लोग बोलते खिलझ गया भाई, है ना। बोलिए जवाब क्या होना चाहिए भाई? बोलते हो नहीं हो, बोलिए। सुन गुलाम मिर्जा जी, उसे पुनः समझाने का प्रयास करो। हाँ, बी, ठीक है भाई गुलाम मिर्जा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। उसे तुरंत से समझाएं। पर इतना सरल प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है तो बताइए DSSB का एग्जाम जो है कैसे करेक्ट करोगे भाई? तो सोचने वाली बात है, ये तो मेरे लिए खुद सोचने वाली बात है, आप सबके लिए। इसमें क्या कॉमन सेंस का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हो आप लोग? देखिए, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है, बताइए जरा, साथियों की सहायता से, माता पिता की सहायता से, कि अध्यापक की सहायता, की स्वयं प्रयत्न से? बताइए। अगर मान लीजिए किस, अच्छा ओके, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। यहाँ पर इनका कहने का जवाब आया है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, जहां कभी स्वयं अनुभव वगैरह की बात होती है, ओके ओके ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, आवाज़ बंद कर, वो बंद कर लो जो म्यूट हो जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि किसी कठिन समस्या को हल अच्छी तरह से निकालने के लिए साथियों का सहायता गलत हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही नहीं है। माता पिता की हेल्प करना बिल्कुल सही नहीं है। अध्यापक की सहायता बिल्कुल सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाला बच्चा अगर है कोई तो वह है गुलाम मिर्जा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है भाई, स्वयं प्रयत्न करना। तो ये याद रखना आप लोग, जब कभी भी सेल्फ एक्टिविटीज हो, सेल्फ मतलब स्वयं की गतिविधि हो, तो वह आपका सत्य माना जाएगा, और जब कभी अनुभव की गतिविधि हो तो वह आपका सत्य माना जाएगा। तो आप किसी कठिन समस्या को हल करने के लिए सबसे बेटर अनुभव वाला माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र दिया है भाई, त्रिभाषा सूत्र बताइए, त्रिभाषा सूत्र स्थापित किया है। चलिए, भारत सरकार संकल्प 1948 है, भारत सरकार संकल्प 1964 है, भारत सरकार संकल्प 1968 है, भारत सरकार संकल्प 1978 है। क्या होना चाहिए त्रिभाषा का सूत्र में? देखिए, एक चीज़ तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए भली भांति तरीके से कि भारत में भाषा शिक्षण से प्रश्न भी जो है बनाए जाते हैं। बेसिकली भाषा शिक्षण से संबंधित जो नीति थी, जो भारत सरकार के द्वारा राज्यों के विचार विमर्श करके बनाई गई थी, उन्हें एक सूत्र या एक नीति के माध्यम से पिरोना गया था। पिरोना का मतलब था एक प्रकार से उसे स्वीकार किया गया था, और वह स्वीकार हुआ था 1968 में। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1968। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो मैंने बता चुका हूं आपको अभी भी। और भारतीय संविधान की बात हो रही है, यहाँ पे देखो त्रिभाषा को रिलेट किया है, तो भारतीय संविधान की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ जो एग्जाम में बना सकता है प्रश्न, आर्टिकल नंबर 343 जानते हैं आप लोग? 343 की जो धारा है
वह धारा में या 351 की धारा में सारांश में ये बात साफ शब्दों में लिखी गई थी देवनागरी लिपि में कि संस्कृति से अपनी परिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। ठीक है, तो यह आपको भलीभांति तरीके से पता होना चाहिए और ताकि आप इसे आसानी से कर सके क्वेश्चन को, है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। और 1968 में ही भारतीय शिक्षा परिषद जो त्रिभाषा संविधान में, हालांकि त्रिभाषा संविधान में नहीं है, अगर कभी प्रश्न बने कि भाई बताइए जरा त्रिभाषा जो सूत्र है वो संविधान में है, तो आप ये मत सोचना कि 343 जो संविधान का अनुच्छेद धारा लिया गया है तो भाई हो सकता है हो, ऐसे भी बच्चे सोचते हैं बहुत। तो ध्यान रखना यह है, भारत के संविधान में त्रिभाषा का सूत्र नहीं है, बात को समझिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन और 1968 में ही पुनः अनुमोदित करना, 1992 में संसद में कार्यान्वयन को लेकर संतुष्टि करने की बात की थी। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के जवाब में कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। प्रश्न नंबर आप देखिए यहाँ पर जरा 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्या आप 40 प्रश्न देख रहे हैं? प्रश्न बताइए जरा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं आप? तो यहाँ प्रश्न है संविधान संशोधन से। अब देखिए अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन, ये संशोधन है, किस संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का एक मूल अधिकार और मूल कर्तव्य बनाने के लिए राज्यसभा में विधेयक लाया गया था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताइए। ओके, चलिए और भी कोई भी, और भी कोई? चलो मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न का बहुत ही सरल जवाब है और आप बता भी सकते हो। देखो मैं बताता हूं, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, भली भांति तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे इसका, है ना, इसका जवाब। देखिए आपको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 83वां संविधान संशोधन की, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं जी, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं यहाँ पर इन, ओके ओके, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं ना। चलो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपको 82वां भी संविधान संशोधन है, 83वां भी है, 84वां, 85वां। प्रश्न है सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लेकर और मूल अधिकार वहां पर चर्चा हो रही है और मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा हो रही है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो 22वां लिखा हुआ है, इस संविधान संशोधन के बारे में 2000 आपको सोचना है। 22वां संविधान संशोधन 2000 के बारे में, और इस अधिनियम में प्रभावी होने के रूप में जो तिथि अगर जो लाया गया था वो कब लाया गया था? किसी को पता है कितने तारीख को? बताइए जरा, अगर किसी को पता है तो बताइए। 8 सितंबर, ठीक है भाई, 8 सितंबर को ये जो है लाया गया था। क्लियर हुआ? बोलिए। और इस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए मूल्यांकन करने की बात करता था ये। अगर मैं आपसे बात करूं 83वां संविधान संशोधन की, तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर 83वां के बारे में। और ये था आपका, हालांकि विधेयक इसका जो बिल पारित किया गया था 1999 में किया गया था, और 2000 में इसको अधिनियम को पारित कर दिया गया था। कब? 2000 अधिनियम में इसको क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। लेकिन देखिए आपको मैंने अभी अभी शिक्षा के बारे में रिलेट करवाया था, और एक चीज़ मैंने आप सबको ये भी बताया था, अगर याद है तो आप लोग जरा मुझे बताइए कि आप सबको मैंने एक बार ये भी बताया था कि नहीं, कि जो संविधान संशोधन में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जातियों की जो सीटों का आरक्षण किया गया था, वो 343 में किया गया था, 343 में किया गया था। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एजुकेशन में लेकर, उसके अस्तित्व को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर जो बात की गई थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, यह अधिनियम आपका आया था। कौन सा?
तो ध्यान रखना 83 83वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन जानते हैं आप लोग, और यह संविधान संशोधन जो है एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें ये 2002 में इसको पारित किया गया था, इसको 2002 में पारित किया गया था, और यह जनगणना के संबंध में था। किसमें था? जनगणना के संबंध में था, आंकड़ों को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सत्य माना जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं 85वां, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 25वां का मतलब होता है 85, तो इसका क्या था मतलब? इसकी अगर मैं आप सबसे बात करूं तो यह है भारत गणराज्य को बनाने के रूप में बनाया गया था इसको एक प्रकार से। और अगर आपसे मैं बात करूं तो इसमें एक सिंपल सी बात आप ये याद रखिए कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से आपने आर्टिकल नंबर 16 देखा होगा, जहां पर पदोन्नति की मामलों के बारे में जिक्र किया जा रहा था, पदोन्नति को लेकर। तो ऐसे मामले जो है प्रतिस्थापित किया गया था, और ये हुआ था कब? जब 50वां संविधान संशोधन किया गया था तब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा प्रश्न था, फैक्ट से प्रश्न था, अप्लाइड प्रश्न नहीं था, ये फैक्ट पर प्रश्न था ये, है ना। चलिए 41 का बताइए जरा आप लोग। 41 निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों को विशेष शिक्षा देनी चाहिए? मतलब देखो स्पेशल एजुकेशन से आप क्लास कर रहे हैं, तो बताइए जरा कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मंदबुद्धि बच्चों कि बुद्धिमान बच्चों को, और दिव्यांग बच्चों को, बोलिए। बोलिए क्या होना चाहिए भाई इसका सही जवाब? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से अगर मैं आपसे कहूं विशेष बच्चों के लिए, तो विशेष बच्चों में आप ध्यान से रखिए प्रतिभाशाली बच्चे भी, हालांकि विशेष बच्चे के अंतर्गत आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप ऑप्शन में देखिए तो ये गिफ्टेड चाइल्ड, ये वो होते हैं जो बेसिकली इनके लिए स्पेसिफिक तरीके से रिसोर्सेज संसाधन के अंतर्गत डाले जाते हैं। इनको रिसोर्सेज संसाधन जो है प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये क्रिएटिव वाले बच्चे होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली वाले, अति प्रखर वाले बच्चे होते हैं ये, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखिए मंदबुद्धि बालक हैं, वीक चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वीक चिल्ड्रेन का मतलब यहाँ पे कमज़ोर चिल्ड्रेन की बात की है, ठीक है, कमज़ोर चिल्ड्रेन की बात की, कमज़ोर बच्चों को। तो आप ऐसे भी ना समझ लीजिए कि केवल पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात की है। तो अभी और ऑप्शन को देखते हैं। बुद्धिमान बच्चों के लिए ब्रिलियंट बच्चे जो है, देखो ये दोनों इसका सिमिलर हो जाएगा और ये दोनों इसमें सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से ज़रा सुनिए, विशेष शिक्षा में यहाँ पर बात हुई है, आप DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने स्पेशल एजुकेटर हैं, आप सभी लोग विशेष शिक्षक हैं, तो आप लोग ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी पे जाना। हैंडीकैप चिल्ड्रेन जो है यहाँ पे दिव्यांग वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, ये आपका सत्य माना जाएगा कि इसमें सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी, पहली बात। और आप गिफ्टेड चाइल्ड को इसमें ना रखें, हालांकि ये भी हैं विशेष बच्चे ही, लेकिन विशेष शिक्षा इनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न है विशेष शिक्षा की श्रेणी में बच्चों को रखने के लिए, ये हैंडीकैप बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है, हैंडीकैप बच्चों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। कोठारी आयोग का नाम सुना है आप लोगों ने? कोठारी आयोग के अनुसार नेत्रहीन, बधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा जो है 15% बच्चों को निम्नलिखित वर्ष में शिक्षित कराने के लक्ष्य को रखा गया है। जरा मुझे बताइए क्या होना चाहिए? कोठारी आयोग, ओके, ठीक है सुमंत जी। कोठारी आयोग के बारे में सुमंत जी का कहना है भाई 1986 का। चलो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कोठारी आयोग के बारे में, तो आप एक बात यहाँ पर मेरा ध्यान से सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने जो भारत सरकार की अगर मैं बात करूँ, केंद्र सरकार ने 1964 में 1964 में, मेरी बात को समझिएगा अच्छे से, यहाँ से 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उन्हीं के नाम पर ही रखा गया था ये आयोग। तो उनकी अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक नया आकार दिया गया था, एक नई दिशा दी गई थी, जिसमें
यह उद्देश्य रखा गया था कि एक आयोग के गठन के माध्यम से हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, एक प्रकार से एजुकेशन उनको क्या करेंगे भाई, प्रोवाइड करेंगे। तो 15% की बात हुई है शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कोठारी आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताओ आप ये कब ऐसी सुलह जो है इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो मैं आपसे बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब अभी अभी बताया है 1986 का ऑप्शन नंबर बी, और यही बी जो है आपका सही माना जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि भाई 24 जुलाई 1986 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित की गई थी और कोठारी आयोग में प्रतिवेदन जो है उसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो शिक्षा प्रणाली का जो रूपांतरण एक प्रकार का रखा गया था इस समय 10+3+2 का, याद है किसी को? 10+2+3 का, 10+2+3 का, यह आपका एक सूत्र के रूप में पिरोना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। विद्यालयों में पाठ्योत्तर क्रियाकलापों से निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित नहीं है? अभिप्रेरित का मतलब होता है एक प्रकार से मोटिवेशन टाइप की एक्टिविटी, मोटिवेशन टाइप की गतिविधियां होती हैं। तो आप जरा बताइए मुझे वो कौन सी गतिविधि नहीं है, बोलिए। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपके सामने 43, अच्छा प्रश्न, और मैं आपको बताता हूं ऐसी क्रियाकलापों में कौन सा नहीं होना चाहिए। तो क्रियाकलाप में बच्चों के मन, एकता, भाईचारा की भावना जागृत करना चाहिए, ये तो है, प्रश्न है नहीं। सहिष्णुता और उदारता की भावना उत्पन्न करना चाहिए, ये भी है। नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी है। अध्ययन हेतु उपयुक्त पर्यावरण को सृजित करना, इनमें अध्ययन हेतु। अच्छा, यहाँ पर पाठ्येतर क्रियाकलाप से है एक्टिविटी, और इनमें से कौन सा अभिप्रेरित नहीं होना चाहिए? तो इनसे अध्ययन हेतु, मतलब इनसे जो अध्ययन किया गया है उनके हेतु उपयुक्त परिवेश सृजित करना, यह आपका गलत माना जाएगा, यह आपका नहीं होगा अभिप्रेरित। तो यहाँ पे पाठ्येतर क्रियाकलाप सोचिए आप, और उस पाठ्येतर क्रियाकलाप सोचने के बाद तुरंत आप अध्ययन हेतु परिवेश के बारे में सोचिए जरा। तो भाई जो चीज़ क्रियाकलाप करेगा पढ़ने में, उसके बाद वो परिवेश सृजित करेगा, तो यह नहीं माना जाएगा अभिप्रेरित के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अप्लाइड प्रश्न था ये, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, विशेष शिक्षा की अर्थ बताइए जरा। विशेष शिक्षा का अर्थ क्या होता है? कि भाई जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के लिए जीवन की परिस्थितियों को जूझने और अपनी जीविका अर्जित करने का योग्य बनाना। देखो भाई ये बात तो सही है, लेकिन अभी आप सही मत करिए इसे जब तक चारों ऑप्शन ना देखिए लीजिए आप। दिव्यांग बच्चों के अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना, देखो ये भी सही है, ऐसी बात नहीं, गलत है ये भी, है ना, ये भी सही लग रहा है। और दिव्यांग बच्चों को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये भी सही लग रहा है ना। और दिव्यांग बच्चों को अध्ययन अवधि के दौरान आवास और भोजन सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। अब मुझे आप बताइए जरा, इन चारों में सबसे बेटर कौन सा है? सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर ए बताया है सुमंत जी, आपने वही सही है, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के जीवन की परिस्थितियों को जूझने और अपनी जीविका अर्जित करने के योग्य बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सभी में से सबसे बेटर है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, उससे बेटर है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि दिव्यांग बच्चों के अपनी जीविका अर्जित करने के लिए, मतलब सिर्फ उसे अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बोल रहा है, और सक्षम बनाने के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए बोल रहा है। कि यहाँ पर सिर्फ आप, यही एक तरीका है कि आप उसको अर्जित करने के लिए सिर्फ विशेष शिक्षा ही प्रदान की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बताया हर एक परिस्थितियाँ इसमें इन्वॉल्व होगी, तो इसमें अर्जित जो है इन्वॉल्व, म्यूट हो जाइए एक बार, म्यूट हो जाइए। तो इसमें क्या हुआ कि परिस्थितियाँ जो है उसमें क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई, है ना। तो अर्जित तो जब इसमें इन्वॉल्व है,
हर एक समस्या से जूझने की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से बेटर ए भी माना जाएगा, है ना। तो सी से बेटर ए है। बात आप समझ रहे हैं मेरी। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा 44 का। 45 देख लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा जिसको आप कहते हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बताइए वो किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अभिप्रेत का मतलब एक प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्रस्तुत नहीं करेगा किसे। बताइए। देखो पहला ऑप्शन की बात करूं मैं कि विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों के लिए शिक्षा देना, अनौपचारिक। अनौपचारिक रूप से विद्यालय की पढ़ाई के बीच छोड़ चुके बच्चों के लिए शिक्षा देना, विद्यालय नहीं जा पा रही बालिकाओं के लिए शिक्षा देना, और पढ़ाई में बहुत कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा देना। एक प्रकार से जो ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ध्यान सुनिए। विद्यालय नहीं जा रहे बच्चों के लिए जो है शिक्षा प्रोवाइड करना, अनौपचारिक शिक्षा की। यहाँ अनौपचारिक शिक्षा का अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे पूछा है कि कौन सा लक्षण आपको नहीं है, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे बच्चे के लिए तो अनौपचारिक शिक्षा तो होगी, है कि नहीं। प्रश्न है नहीं। हाँ 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 हाँ, नहीं पूछा है तो अनौपचारिक रूप से ये तो माना जाएगा। और अनौपचारिक रूप से अगर शिक्षा में पढ़ाई के बीच छोड़ चुके हैं बच्चे तो भी माना जाएगा। और विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए भी होगा। हाँ, पढ़ाई के लिए जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा देना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि इसकी कोई चीज़ जो है निश्चित नहीं की जाती है ना। किसी चीज़ को निश्चित नहीं किया जाता, इसमें अनिश्चितता होती है। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा नीति लागू कब हुई है। बहुत सरल प्रश्न है। से कभी कहीं आपको 68 भी मिल जाता है, कहीं कहीं। अब इसमें है नहीं 68 तो यही हो है। ठीक, 68। ठीक है, चलिए। नहीं, 64 कोठारी आयोग, दौलत राम। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखिए, दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समन्वित शिक्षा, मतलब अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन के संबंध में स्कीम जो चलाई गई है वो कौन सा कथन नहीं है। मतलब आप देखना है जो IEDC है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल चिल्ड्रेन के लिए, उस स्कीम में शामिल कौन सी चीज़ें नहीं हैं। ऑप्शन ए कि इसे वर्ष 1974 में शुरू किया जाना चाहिए। बी कहता है कि यह दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य स्कूली प्रणाली में शैक्षणिक अवसर देना चाहिए। सी कहता है कि इसे इस स्कीम के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बताइए, क्लियर हुआ। अच्छा, अभी और भी है ना, अभी और भी है। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के। देख लीजिए एक बार, इसे भी देख लीजिए। फिर आगे क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी कि इस स्कीम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए पूर्णतः स्वावलंबी बनाने के लिए समग्र सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, और प्रश्न नंबर है 47। अब मैं आपको फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ जो है क्वेश्चन ऑप्शन। एक बार ध्यान सुनिए। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1974 में शुरू किया गया था। भाई सही बात है। शिक्षा, यहाँ पर ध्यान सुनिए मेरी बात। ये कब शुरुआत किया गया भाई? IEDC 1974 में ही शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो लॉन्च हुआ है 1974 में। अच्छा, आगे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक अवसर देता है। अवसर देता है तो वो प्रश्न नहीं है ना, तो अवसर वाला हमेशा सत्य माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये सही है।
स्कीम में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को 100% फाइनेंस सहायता भी दी। हाँ, ये भी था, आर्थिक स्थिति भी इसमें मेंशन की गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब होगा, है ना। इस स्कीम के तहत दिव्यांग बच्चों को पूर्णतः स्वावलंबी बनाने के लिए समग्र सहायता प्रदान कर, मतलब उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसकी समग्र सहायता दीजिए। समग्र का मतलब होता है सारी जगह पे उसकी मदद करिए, हम जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर मदद करिए, तो वह इंडिपेंडेंट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। बोलिए, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई, इसलिए आपका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लीजिए। यहाँ पर 48 के बाद दिव्यांगता अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? बताइए। दिव्यांग अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, दिव्यांग बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भाई बताइए जरा, बोलिए। कराना तो चाहिए, लेकिन अभी हम जाएंगे नहीं उस क्वेश्चन पे, आंसर पे। भाई यहां पर आपने नाम सुना PWD, निःशक्त जन अधिनियम 1995। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है ना? तो उसमें आपको मैं बताऊं तो एक बात तो ये भी था, दूसरी बात देखिए, यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि केंद्र सरकार दिव्यांग बच्चों को सभी प्रकार के संसाधन, सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिम्मेदारी का वहन करेगी। देखो सारा के सारा PWD के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। बेसिकली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में देखा जाए, अगर आप लोगों से बताऊं मैं, तो आपने एक नाम सुना होगा NHFDC, सुना है नाम? NHFDC लिख लीजिए कॉपी पर, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं कि राष्ट्रीय दिव्यांग जन, ठीक है, वित्त एवं विकास निगम बोलते हैं इसी को, ठीक है, NHFDC को ही। 1997 में ये केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों के रूप में आया था, तो वहां पे पुनर्वास और रोजगार की बात करता था। ठीक है, यहां पर पुनर्वास रोजगार है नहीं। ऑप्शन सी, सभी दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के लिए वास्तविक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को संवैधानिक जिम्मेदारी की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? बताइए जरा एक बार। हाँ बोलिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भी नहीं होगा, मैं सी की बात कर रहा हूं अभी। भाई सभी, अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, एक मिनट, है ना, सी की अगर मैं बात करूं, सभी दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष से आयु प्राप्त होने तक वास्तविक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकार के संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सही है। ठीक है भाई, इसका पता लगाना, PWD दिव्यांग जन के उत्तरदायित्व कारकों का पता लगाना, सर्वेक्षण करना, अनुसंधान की एक्टिविटी करना, कारणों का पता लगाना, ठीक है भाई, स्वास्थ्य केंद्र और कर्मचारियों में काम में सहायता देना, ये चीज़ें भी होती है। और 18 वर्ष से आयु प्राप्त होने तक में वास्तविक और व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। यहाँ पर ये बात जो है PWD के अकॉर्डिंग, ये बात अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या है, ये आपकी बात क्या भाई इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, शामिल है उसमें। अच्छा मैं डी की बात कर रहा हूँ, 18 वर्ष की कम आयु के सभी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पर्टिकुलर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की भी होती है, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उचित आवश्यकता के अनुसार परिवहन बाधाओं को भी, हाँ इसका सही जवाब सी होगा, इसका सही जवाब सी होगा। ठीक है, इसका सही जवाब सी होगा। किस पद्धति से
विद्यार्थी सार्वजनिक सबसे ज़्यादा सीखते हैं? किस पद्धति से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं? स्वयं करके? हाँ, ऐसे जवाब होना चाहिए गुलाम जी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रश्न पढ़ो और जवाब तुरंत। देख कर, ओके, सही जवाब। दूसरी प्राथमिकता, बहुत बढ़िया। तीसरी, अगर डी भी ना होता मतलब ए भी। पढ़कर फिर सुनकर ये डेल की पद्धति आप बता रहे हैं। हाँ, आप ये डेल की एक पद्धति थी, उसकी पद्धति के द्वारा बता रहे हैं आप। ये उसने दिया था डेल की पद्धति। चलिए आगे देखिए, दिव्यांग, एक और प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, कैसे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुरक्षित होते हैं भाई, ये गलत हो जाएगा, उसकी विशेष आवश्यकताएं गलत हो जाएंगी। इसकी मूल संवैधानिक अधिकार है। तो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मूल संवैधानिक अधिकार, उसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हाँ, ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ बता दूं, कल आप लोगों का जो क्लास चलेगी वो वातावरण और पर्यावरण का स्पेशल एजुकेशन का एक पार्ट है। तो स्पेशल एजुकेशन में मैंने डिसेबिलिटी तो बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो कल की क्लास होगी वो क्लास होगी वातावरण पर और पर्यावरण पर, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों से बताऊंगा कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आज जो हम लोग 50 देखेंगे उस सैटरडे को फिर ये 50 के प्लस के आगे करेंगे, ठीक है ना। 50 से आगे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, 50 से आगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत वगैरह है तो पूछिए आप लोग एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछिए।